हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने विसर्ग संधि के कुछ नियम पढ़े थे। तो बेटा, पहला नियम था कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है। तो हमने क्या कहा था, यदि विसर्ग से पहले औ स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, हमारे पास 5 वर्ग हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह आए तो उस विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यानी कि विसर्ग से पहले यदि अ आए और उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह आए तो उसका ओ में परिवर्तन हो जाता है विसर्ग का। फिर बेटा हमने दूसरा नियम पढ़ा था र में परिवर्तन। रॉ यानी कि रेफ, जिसे हम आधा रॉ भी कहते हैं। तो रॉ में परिवर्तन कब होता है, जब विसर्ग से पहले ओ या आ की ध्वनि छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए और उसके बाद फिर वही तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह आए तो वो आपका आधा रॉ में परिवर्तन उसका हो जाता है। ये नियम भी बेटा हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ लिया है। फिर तीसरा नियम पढ़ा था कि विसर्ग का तालव्य सौ में, ये भी आधा है ना, स्वर रहित तालव्य सौ में परिवर्तन कब होता है, जब विसर्ग के तुरंत बाद च, छ या तालव्य सौ आए तो उस विसर्ग का तालव्य सौ, आधा स्वर रहित तालव्य सौ में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आगे बेटा यहाँ पर नियम है, नेक्स्ट नियम है। तो नियम कहता है कि विसर्ग का दंत्य सौ में परिवर्तन। बेटा यदि विसर्ग के तुरंत बाद आपका, विसर्ग के तुरंत बाद क्या आ जाता है, ट, यहीं पर लिखेंगे स्वर रहित ट, स्वर रहित ठ या फिर त, थ, त, थ या स आ जाता है तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है और इसको हम स्वर रहित दंत्य सौ में परिवर्तन इसका कर देते हैं। स्वर रहित दंत्य सौ में इसका परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया है, स आया है। तो क्या हो गया, इस विसर्ग का स्वर रहित दंत्य सौ में परिवर्तन हो गया। तो विसर्ग के बाद त आया है, जिसको आप तोड़ोगे तो बेटा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो आया है ना विसर्ग के बाद, तो ये इसका भी इस विसर्ग का दंत्य सौ में परिवर्तन, स्वर रहित दंत्य सौ में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार सौ भी आया है, तो नहीं धन संकोच, तो इनको भी आप लिख लेंगे। चलिएगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो विसर्ग का दंत्य सौ में परिवर्तन कब होता है, जब ट, ठ, त, थ और या सौ आए तो इस विसर्ग का दंत्य सौ में परिवर्तन हो जाता है। चलिएगा, नोट कीजिएगा सभी। अच्छा, इसमें आप इस नियम को थोड़ा सा किस तरह से लिखेंगे, चलिए मैं अलग से आपको नियम लिखा देती हूँ। चलिए, तो आइए इसमें अलग अलग नियम लिखेंगे हम। नियम एक है कि यदि यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद तो या थ आए तो या थ आए तो विसर्ग का परिवर्तन हमेशा, जैसे कि हम पहले भी लिख चुके हैं, का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन हमेशा, विसर्ग का परिवर्तन हमेशा दंत्य सौ में हो जाता है। ठीक है, अब आप सीधे लिखें यहाँ पर नियम 2।
बेटा नियम 2 है कि यदि विसर्ग आए, या मैं सीधे यहाँ पर लिखूं विसर्ग और बाद का मतलब प्लस कर देती हूँ। यदि विसर्ग के बाद बेटा च या छ आए, च आए अथवा छ आए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, इसमें आपका ये भी हो जाएगा स। इन तीनों में से कुछ भी आए तो ये हमेशा तालव्य स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद च छ या आधा स आए, ये तालव्य स, ये स आए तो ये आपका तालव्य स में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसी में बेटा आपका तीसरा नियम क्या है, नियम 3। इसमें यदि विसर्ग के बाद बेटा विसर्ग के बाद आपका ट या ठ आए, ट आए, ठीक है, या फिर आपका ठ आए या ठ आए, या फिर बेटा इसमें विसर्ग के बाद आपका सौ ही आ जाए, तो इसका परिवर्तन मूर्धा सौ, आधे मूर्धा सौ में हो जाता है। तो 3 नियम है, इसको भी आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि विसर्ग धन त अथवा थ तो अथवा स का आधा सौ में परिवर्तन हो जाता है। तो इन 3 नियमों को कुछ इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है ना, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या तीनों ही नियम हम एक साथ पढ़ते हैं। देखो ये नियम, ये नियम और ये नियम, ये हमने इस नियम को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, यहीं पर अगर हम लिखाएं तो देखो यदि विसर्ग का किसमें तालव्य स में परिवर्तन कब होता है, विसर्ग के बाद बेटा क्या आ जाए, विसर्ग के बाद आपका च आए अथवा छ आए अथवा आपका क्या आए, च आए छ आए, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, तालव्य स में। बेटा विसर्ग के बाद आपका क्या आए, तो थ या फिर सौ ही आए, तो आ जाए, थ आ जाए अथवा यही दंत्य सौ आ जाए, तो इसका आधा दंत्य सौ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और देखो विसर्ग के बाद आपका ट आए अथवा ठ आए अथवा आपका यही सौ आ जाए, तो इसका परिवर्तन आधा सौ में हो जाता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे धनुष, धनुषः धन टंकार, तो देखो आधा सौ में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पर नियम है विसर्ग का लोप। तो विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का र से मेल होने पर, कहीं विसर्ग का र के साथ मेल हो रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, वो दीर्घ हो जाता है। तो देखो विसर्ग के बाद र आया है, यहाँ पर भी र आया है, यहाँ पर भी र आया है, और इस विसर्ग से पहले का जो स्वर है वो दीर्घ, ये अभी ह्रस्व है, दीर्घ हो जाएगा तो निरोग हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, इसको लिखेंगे तो ये भी आपका दीर्घ होगा तो नीरस हो जाएगा, ये भी आपका दीर्घ होगा तो नीरज हो जाएगा। तो इस नियम को लिखिएगा कि विसर्ग का लोप कब होता है, यदि विसर्ग के बाद विसर्ग का जो मेल है वो र के साथ हो रहा है तो र विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग से पहले का जो स्वर है वो ह्रस्व पहले था वो अब दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होगा तो दीर्घ ही रहेगा। चलिए, तो यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। 6 में कहा है कि विसर्ग में परिवर्तन न होना, कभी कभी विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए अंतः, अंतः इससे पहले अ आया है, अंतः देखो इस त में अ का स्वर है और इसके बाद क आया है, तो बाद की ही बात करेंगे हम, इसके
इसके बाद क आया है, इसके बाद अ आया है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा। अंतःकरण हम इसे लिखेंगे प्रातः धन काल, प्रातः काल, पय धन पान, पयपान। ठीक है, तो ये आपका विसर्ग का जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना। ठीक है, चलिएगा। चलिए, ये कुछ नियम थे विसर्ग के, तो आगे देखेंगे। चलिए, हिंदी की प्रमुख संधियां। तो बेटा यहाँ पर हमारा संधि का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया। इसमें हमने स्वर संधि पढ़ी, उसके 5 भेद पढ़े, व्यंजन संधि पढ़ी, उसके 3 भेद पढ़े, साथ में हमने विसर्ग संधि और उसके नियम, व्यंजन संधियों के नियम, स्वर संधि के नियम, और आप सभी को इन एग्जाम्पल से हमने समझाया। उम्मीद करते हैं अब संधि में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए यहाँ पर हिंदी में कुछ और संधियां हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, हिंदी में संधि के अपने कोई नियम नहीं है, संधि केवल संस्कृत शब्दों में ही होती है। लेकिन हिंदी में संस्कृत की संधि के नियम ही लागू होते हैं। बोलते समय प्रवाह के कारण कुछ संधियां होती हैं, जिसके लिए विद्वानों ने कुछ नियम विकसित किए हैं, जो इस प्रकार से है। तो स्वर का ह्रस्व होना, स्वर का ह्रस्व होना, जैसे देखो, कान धन कटा, कान धन कटा। ठीक है, तो कान धन कटा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पर कान था और बाद में था कटा। तो देखो, जब इन दोनों को जोड़ा गया, इन दोनों की संधि हुई, तो यहाँ पर देखो कोई नियम नहीं है, कन कटा। अब क्या हुआ है, स्वर का ह्रस्व हुआ है। यहाँ पर आ का स्वर था, आ का स्वर बेटा आपका दीर्घ है, दीर्घ स्वर है। क्या है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है। अब इसका ह्रस्व क्या हो जाएगा, कट, कन, कन कटा। ठीक है, ठाकुर धन आइन, तो ठा को आपने क्या कर दिया, ह्रस्व कर दिया, तो ठकुराइन। लड़का धन पन, लड़कपन। तो इसमें यहाँ पर कोई जो है विशेष नियम नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्वर का ह्रस्व कर रहे हैं। देखिए, हाथ धन कड़ी, कोई परिवर्तन नहीं, बस जो दीर्घ था उसे ह्रस्व कर दिया, आ को अ बना दिया। फूल आपकी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ क्या है, दीर्घ है, उसको ह्रस्व करेंगे क्या, फुलबाड़ी। देख रहे हैं आप, फुलबाड़ी। काठ दीर्घ है का, और इसका ह्रस्व बनेगा कठफोड़ा। आधा धन खिला, आधा धन खिला, दोनों ह्रस्व दीर्घ हैं, ह्रस्व बना दिया, अध खिला। दूध धन मुहा, दूध धन मुहा, दूध ऊ क्या है आपका, दीर्घ स्वर है, उसको हमने ह्रस्व स्वर बना दिया, दूध मुहा। काला धन मुहा, कल मुहा, काला धन मुहा, कल मुहा। फिर हम स्वर का लोप करते हैं, स्वर का लोप करते हैं। चलिए, स्वर का लोप होना, पानी धन घट, पानी धन घट, पानी धन घट, पन घट। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, स्वर का लोप किया है। जैसे इसमें भी आ का स्वर था, इसमें भी ई का स्वर था, तो बेटा यहाँ से हमने इन स्वरों का लोप कर दिया, पनघट। बकरा ईद, तो बकरीद, इन दोनों को जोड़ेंगे ना आप, आ धन ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना, तो बकरीद। कटोरा, कटोरा धनदान, कटोरा दान। ठीक है, व्यंजन का लोप हम कर देते हैं, उस धन ही, तो हमने पूरे ही ह का लोप कर दिया और इसकी ई की मात्रा इस सौ के साथ जोड़ दिया, तो व्यंजन का लोप हुआ है। उस धन ही, उसी, सह धन ही, सही, इस धन ही, इसी। ठीक है, प्रत्यय के योग से संधि होना, तो ऊपर धन उक्त, उपरोक्त। मामा धन ऐरा, ममेरा। लुट धन ऐरा, लुटेरा। गांव धन आर, गंवार। लोहा धन आर, लोहार। सोना धन आर, सुनार। ठीक है, ह्रस्व स्वर का दीर्घ होना तथा किसी पद का लोप भी होना, तो दीन धननाथ, दीनानाथ। ठीक है, ह्रस्व है, दीर्घ हुआ है, आ आया है और पीछे एज इट इज।
मूसलधार, मूसलाधन धार, उत्तर धन खंड, उत्तराखंड। ठीक है। अब आइए, हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उन सब को हम यहाँ दोहराते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हमने पढ़ा दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पहली स्थिति में वापस लाना आपकी संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े हैं, जिसमें पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हमने व्यंजन संधि के भी 3 प्रकार, व्यंजन का स्वर से मेल, स्वर से व्यंजन, स्वर का व्यंजन से मेल और व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, जहां वहां पर व्यंजन संधि होती है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या नहीं भी होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये आपकी हमने अभी तक जितना आप पढ़ा है वो सभी है, एक संक्षेप में आपको यहाँ पर बताया है। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है। तो व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और स्वर का व्यंजन से मेल होने पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। एक में बता देती हूँ, बाकी तो आप लिखेंगे। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाती है? व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। अब जब तौ के बाद च या छ आता है तो तौ का क्या हो जाता है? ये हमने नियम आपको व्यंजन संधि में पढ़ाए थे। ठीक है। तो जब तौ के बाद च या छ आए तो तौ का क्या हो जाता है? स्वर रहित तौ का। यदि हस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य हस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से कौन सा स्वर बनता है? ठीक है, चलिए। तो राजेंद्र शब्द के संधि विच्छेद का कौन सा रूप बिल्कुल सही है? राजेंद्र, राजेंद्र ए आया है तो कौन सी यहाँ पर? राजधन इंद्र। तो देखिए, या राजा धन इंद्र या राजा धन इंद्र या कोई नहीं, इनमें से आपको एक सही उत्तर को चुनना है। तो जल्दी से इसे भी आप लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हें आपने नोट किया होगा, सभी प्रश्न बताए हैं। सुधन अस्थि की संधि है, सुधन अस्थि की संधि है, ओ के बाद अ आया है तो इसमें क्या आएगा? तो देखिए, सुआस्ती, सुस्ती, स्वस्ति या सुआस्ती। तो क्या इसका सही उत्तर है? इसको आप लिखेंगे। सही संधि विच्छेद के सामने सही चिन्ह लगाइए। जैसे देखिए, वीरोचित का क्या संधि होती है? वीर धन उचित, वीरह धन उचित या वीरो धन उचित। ठीक है, चलिए। तो जो भी इसकी सही संधि है, विच्छेद है, उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। चलिए, वीरोचित का सही संधि विच्छेद। तो जैसे यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही है, तो वीर धन उचित ये इसकी सही संधि विच्छेद है। पर्यावरण की संधि विच्छेद क्या है? क्या है? परिधन आवरण, परिधन आवरण या परिधन आवरण। तो क्या हो जाएगा? परिधन आवरण, है ना। ए और आ का मेल क्या हो जाएगा? यहाँ पर या बन जाएगा, या। ठीक है। निष्कलंक, निष्कलंक का सही संधि विच्छेद। बेटा, निष्कलंक का सही संधि विच्छेद। चलिए, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्धन कलंक, निधन कलंक या निषधन कलंक। इसको भी आप लिखिएगा। सागरोर्मी का सही संधि विच्छेद। सागर धन उर्मी पढ़ाया था आपको, सागर धन उर्मी, सागर धन ओर्मी। चलिएगा, ये आपका है। फिर नेक्स्ट है संधि करना। ये आपको संधि विच्छेद करना था और यहाँ पर आपको संधि करनी है। सब धन ही अभी पढ़ाया था इससे पहले, सभी, है ना, सभी
पानी धन घाट, बकरा धन ईद, यहाँ धन ही, आधा धन पका, ये सारी अभी 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 हमने कराया था। आधा धन पका, लोटा धन इया, कान धन कटा, दूध धन मुहा, इस धन ही। चलिएगा, सभी प्रश्न आप नोट करेंगे और इनके उत्तर भी आपको लिखने हैं। चलिए, ये सारे हम आपको करा चुके हैं, आपको इनको नोट करना है और घर से करके लाना है। चलिए, ये उदाहरण के अनुसार संधि कीजिए। देव धन ऋषि, अधन री अर, देवर्षि। जैसे मैंने आपको बताया था, कौन सा नियम लग रहा है, तभी में आपने ऐसे ही करना है। नव धन उदय, जैसे आपने यहाँ अ और री का मेल अर हुआ, नव धन उदय, अधन उ का मेल क्या होता है, उसकी संधि क्या होती है। परिधन नाम बताया था, र के बाद न, तो ये आपका अणों में परिवर्तित हो जाता था। ठीक है। उत धन ज्वल, यदि धन अपी, और वाक धन जाल, इनका आपने संधि करना है। और साथ में इस तरह से आप सभी नियम लिखेंगे जैसे हमने लिखाए हैं। संधि विच्छेद कर संधि का नाम भी लिखना है। नायक, ठीक है, नायक का संधि विच्छेद करना है और आपको नाम भी लिखना है कि कौन सी ये संधि है। ठीक है। व्यूह, रजनीश, तथैव, निसंतान, गायक, पावक और लोकोक्ति, ये सभी शब्दों का आपने संधि विच्छेद और साथ में नाम लिखना है। संधि करके संधि का नाम लिखिए। स्वधन अर्थ, निहधन कपट, भोधन इष्ठा, मातृधन आज्ञा, अनुधन छेद, नारी धन ईश्वर, वाक धन मय, दुह धन गम, जगत धन अम्बा और सम धन हार, ये सभी आपको संधि विच्छेद करना है, संधि करना है सॉरी, और संधि का नाम भी आपको लिखना है। साथ में कुछ प्रश्न आपके कुछ इस तरह से हैं जो सोच कर आपको उत्तर देने हैं। संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। संधि विच्छेद से क्या आशय है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। संधि के कितने भेद हैं, ऊपर ही बता चुके हैं, उन सभी का आपको नाम लिखना है। ठीक है। और प्रत्येक के दो दो उदाहरण देने हैं। व्यंजन संधि से आप क्या समझते हैं और किन किन प्रकार से जो है हो सकती है आपकी व्यंजन संधि। यण संधि और अयादि संधि को आपको उदाहरण के साथ परिभाषित करना है। तो बेटा यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों को करके लाना है। अब संधि में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, तो अब इनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।